तो दोस्तों इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। देखते हैं कौन सबसे पहले और सही जवाब देता है। पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। चलिए जवाब दीजिए। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही ऑप्शन को चुनें और अपना जवाब दें। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कान के मध्य भाग में होती है और केवल 2.5 से 3 मिमी लंबी होती है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे। पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों क्लास को मिस मत करिएगा। क्लास को पूरा एंड तक फोकस करिएगा। आपका अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। जवाब दीजिए दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इनके रूप में होता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा लिम्फाइड अंग कौन सा है। जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। प्लीहा रक्त को छानती है और पुराने आरबीसी को नष्ट करती है। प्लीहा रक्त को छानती है और पुराने आरबीसी को नष्ट करती है। आरबीसी दोस्तों आरबीसी 120 दिन तक रहते हैं। 120 दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं और प्लीहा उसे नष्ट करती है। ठीक है, प्लीहा उसे नष्ट करती है और प्लीहा रक्त को छानती है और पुराने आरबीसी को नष्ट करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है थकान किस कारण से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के जमाव से। लैक्टिक एसिड के जमाव से। देखते हैं क्यों। तो दोस्तों बताया जा रहा है ऑक्सीजन की कमी में मांसपेशियां लैक्टिक एसिड बनाती है जिससे थकान होती है। दोस्तों जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मांसपेशियां लैक्टिक एसिड बनाती हैं जिससे थकान महसूस होता है। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आपका अगला प्रश्न है रक्त में यूरिया का स्तर अधिक होने का स्थिति क्या कहलाता है। दोस्तों रक्त में यूरिया अधिक होने का स्थिति क्या कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरीमिया। यूरीमिया आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुर्दे के सही कार्य ना करने पर रक्त में यूरिया बढ़ जाता है। दोस्तों गुर्दा जब सही से कार्य नहीं करता है तो रक्त में यूरिया बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। पूछा जा रहा है मानव की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। जवाब दीजिए दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी धमनी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधमनी। महाधमनी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में ओर्टा कहा जाता है। तो महाधमनी आपका सही जवाब हो गया। यह हृदय से शरीर के सभी अंगों तक रक्त ले जाती है। यह हृदय से शरीर के सभी अंगों तक रक्त ले जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। लैक्टोज दूध की मुख्य शर्करा है जिसे लैक्टेस एंजाइम पचाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80 mmGH। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है यह स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तचाप होता है। यह स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तचाप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पाचन में लार का कार्य क्या है। पाचन में लार का कार्य क्या है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को पचाना। कार्बोहाइड्रेट को पचाना लार का कार्य होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को मोल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन पौधों की प्रकाश की ओर झुकाव कराता है। दोस्तों कौन सा हार्मोन पौधों में प्रकाश की ओर झुकाव करवाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीन। ऑक्सीन पौधों के तनों को प्रकाश की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीन पौधों के तनों को प्रकाश की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा और क्लास को मिस मत करिएगा दोस्तों। क्लास आप सभी का 15 से 10 मिनट का होता है, तो क्लास को फोकस करिए। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है श्वेत के रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। श्वेत के रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अस्थि मज्जा में WBC बनते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है WBC। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट ब्लड सेल। आपका अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों बताया जा रहा है यहाँ पे यह मस्तिष्क का हिस्सा है जो हृदय और श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। अगला प्रश्न देखिए।
पूछा जा रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जवाब दीजिए कौन सा रोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे इसमें मसूड़ों से खून बहना और घाव ना भरना शामिल होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से घाव जल्दी से भरता नहीं है और मसूड़ों से कभी कभी खून आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कौन सा अंग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा अंग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। प्लीहा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लीहा आरबीसी का भंडारण करता है और इन्हें नष्ट भी करता है। दोस्तों 120 दिन में आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इसे प्लीहा नष्ट करता है। प्लीहा आरबीसी को नष्ट करता है और आरबीसी का भंडारण भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में आमाशय रस गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है और जीवाणु नष्ट करता है। क्लास पे ध्यान दीजिएगा, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर में पित्ताशय गोल ब्लेडर का कार्य क्या है। बताइए दोस्तों क्या कार्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीत रस संग्रह करना। पीत रस संग्रह करना आपका सही जवाब हो जाएगा। यकृत से बने पीत को गोल ब्लेडर में संग्रहित किया जाता है। क्लास से फोकस करिएगा, पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। दोस्तों बताइए सबसे लंबा भाग पाचन तंत्र का कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत आपका सही जवाब हो जाएगा। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है और पाचन अवशोषण का मुख्य स्थान है। ठीक है, चलिए क्लास पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपका अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डॉक्टर हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर इसका इस्तेमाल हृदय की धड़कन और श्वसन को सुनने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों से पानी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों की पत्तियों से पानी निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पो उत्सर्जन ट्रांसपीरेशन। ठीक है, बाष्पो उत्सर्जन ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे। पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प का निकलना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प का निकलना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा क्लास पे। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है डीएनए का वह भाग जो किसी गुण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। डीएनए का वह भाग जो किसी गुण को नियंत्रित करता है तो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीन। ठीक है, जीन आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्लास पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कौन सा प्रोटीन नियंत्रित करता है। रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कौन सा प्रोटीन नियंत्रित करता है। जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एल्ब्यूमिन रक्त का मुख्य प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन रक्त का मुख्य प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा क्लास पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे फोकस करते हैं। आपका अगला प्रश्न है अंगूर केला इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अंगूर केला इमली मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है इन तीनों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है क्योंकि ये तीनों खट्टे होते हैं। देखिए दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल एक प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल है जो फलों को खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। टार्ट्रिक अम्ल फलों के खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आपका अगला प्रश्न है हल्दी किस परिवार के पौधों में आती है। हल्दी किस परिवार के पौधों में आती है। दोस्तों यहाँ पे पौधों का नाम दिया गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्दी अदरक के परिवार में आता है। अदरक के परिवार में हल्दी और अदरक दोनों जिंगीबेरासी फैमिली के पौधे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत नहीं है जो जन्म से बीमारी नहीं होती है। कौन सा ऐसा रोग है दोस्तों जो जन्म से नहीं होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चुनिए आप लोग राइट आंसर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपका सही जवाब हो जाएगा। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर होता है। यह आनुवांशिक नहीं बल्कि एक्वायर्ड डिजीज़ है। दोस्तों एक्वायर्ड डिजीज़
ठीक है, इसको विस्तार रूप में जानिए दोस्तों, क्या होता है ये एक्वायर्ड डिजीज। दोस्तों एक्वायर्ड रोग वह बीमारी है जो किसी व्यक्ति को जन्म से विरासत में नहीं मिलती। जन्म से नहीं मिलती है, जन्म से नहीं होती है बीमारी, बल्कि जन्म के बाद होती है। जन्म लेने के बाद मतलब कब, उसके जीवन काल में, उसके ज़िंदगी के दौरान में किसी समय में संक्रमण हो गया। मान लो उसको संक्रमण हो गया, जीवन शैली में कोई काम वाम करने में उसको कहीं से संक्रमण हो गया, पर्यावरण से कहीं से उसको संक्रमण हो गया, उम्र बढ़ने जैसे कारणों से विकसित होती है। उदाहरण के लिए एड्स, मलेरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां एक्वायर्ड डिजीज़ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उपार्जित रोग कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों प्रत्येक परागण से 2 शुक्राणु कोशिकाएं बनती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन में एक शुक्राणु कोशिका अंडाणु से और दूसरा पोलर न्यूक्ली से मिलती है। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी परिस्थिति में कौन से पौधे उगते हैं। दोस्तों रेगिस्तानी परिस्थिति में, रेगिस्तान में कौन से पौधे उगते हैं, तो जेरोफाइट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसमें कैक्टस भी शामिल है। देखिए दोस्तों, जेरोफाइट्स वह पौधे हैं जो कम पानी में जीवित रह सकते हैं, जैसे कैक्टस। ठीक है, कैक्टस कम पानी में भी जीवित रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फूलों वाले 4 मेगास्पोर्स में से कितने कार्यशील रहते हैं। दोस्तों फूलों वाले पौधों में 4 मेगास्पोर्स में से कितने कार्यशील रहते हैं और कितने नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:3। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बचते हैं और बाकी तीनों नष्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही मेगास्पोर्स कार्यशील रहता है जबकि बाकी तीनों नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है। कौन सा पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है दोस्तों, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मटर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मटर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। मटर जैसे दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किससे फैलता है। जवाब दीजिए दोस्तों। तो प्रोटोजोआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया रोग। और मलेरिया रोग दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो नींबू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है नींबू और आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है मलेरिया, तो दोस्तों ये भी रिपीटेड प्रश्न आ गया, आपका रिपीट हो गया। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। विटामिन सी भी आपका रिपीट हो गया। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूड फैक्ट्री कहलाता है। जवाब दीजिए। पौधों के कौन सा भाग फूड फैक्ट्री कहलाता है। पौधे का कौन सा भाग फूड फैक्ट्री कहलाता है, तो पत्ती। दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों में दोस्तों क्लोरोफिल होते हैं और सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। जवाब दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाधमनी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने टोटल 844 MCQ प्रश्न पढ़ लिए जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, क्लास को अटेंड करिएगा डेली। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप सभी को एक और नए क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना एक और बेहतरीन